कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बिना आपको पता चले आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित कर रहा हो। आपको लगता हो कि आप अपनी इच्छा से फैसले ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई और आपके मन की डोर पकड़कर आपको अपनी दिशा में चला रहा हो। डरावना है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी घटनाएं हर दिन हमारे आसपास घटती हैं। कभी रिश्तों में, कभी दोस्ती में, कभी नौकरी में और कभी उन लोगों के साथ जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। ये कहानी है आरव की। एक साधारण युवक, दिल का साफ, लोगों पर आसानी से भरोसा करने वाला। उसे लगता था कि दुनिया वैसी ही है जैसी वो खुद है, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो शब्दों से नहीं बल्कि मन से हमला करते हैं। और यही है डार्क साइकोलॉजी का संसार। एक ऐसा संसार जहां इंसान की कमजोरी किसी और की ताकत बन जाती है। लेकिन आरव को अभी तक यह नहीं पता था कि उसके साथ एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। चैप्टर 1, लव बॉम्बिंग का जाल। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। आरव ऑफिस से लौट रहा था। उसी समय उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था रिया। पहली मुलाकात में ही रिया ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो वर्षों से उसे जानती हो। तुम बहुत अलग हो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे जैसा इंसान आजकल मिलता ही नहीं। कुछ ही दिनों में रिया सुबह से रात तक आरव को मैसेज करने लगी। हर समय उसकी तारीफ, हर समय उसकी चिंता, हर समय उसका साथ। आरव को लगा कि शायद उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। रिया उसे महंगे गिफ्ट देने लगी, छोटी छोटी बातों पर उसकी प्रशंसा करती, हर बातचीत में उसे खास महसूस कराती। धीरे धीरे आरव भावनात्मक रूप से पूरी तरह उससे जुड़ गया। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रिया अचानक दूर होने लगी। मैसेज कम हो गए, कॉल कम हो गई, ध्यान कम हो गया। अब वही प्यार पाने के लिए आरव बेचैन रहने लगा। वो लगातार कोशिश करता रहा कि रिया पहले जैसी हो जाए, लेकिन अब नियंत्रण रिया के हाथ में था। जो आगे हुआ, उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। ये कौन सी तकनीक थी? इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। जब कोई व्यक्ति शुरुआत में जरूरत से ज्यादा प्यार, ध्यान और प्रशंसा देता है ताकि सामने वाला भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो जाए। मानव मस्तिष्क प्रशंसा और स्वीकृति को पसंद करता है। जब कोई लगातार हमें विशेष महसूस कराता है तो दिमाग डोपामिन छोड़ता है। धीरे धीरे हम उस व्यक्ति के आदी हो जाते हैं। फिर वही व्यक्ति अचानक ध्यान कम कर देता है। अब हम पहले जैसा प्यार पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। बचाव कैसे करें? बहुत जल्दी बनने वाले रिश्तों से सावधान रहें। अत्यधिक प्रशंसा को तुरंत सच्चा प्रेम न मानें। किसी भी रिश्ते को समय दें। अपने दोस्तों और परिवार से दूरी न बनाएं। भावनाओं से पहले व्यवहार का निरीक्षण करें। सीख: जो प्यार बहुत जल्दी मिलता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। कभी कभी वो एक सुनहरा पिंजरा भी हो सकता है। चैप्टर 2, गैस लाइटिंग का भ्रम। कुछ महीनों बाद आरव की नौकरी बदल गई। नई कंपनी में उसका बॉस था विक्रम। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हें यह रिपोर्ट सोमवार तक देने को कहा था। आरव चौंक गया। सर, आपने तो बुधवार कहा था। विक्रम मुस्कुराया, तुम्हें शायद याद नहीं। अगले सप्ताह फिर ऐसा हुआ, फिर अगले सप्ताह। हर बार विक्रम आरव की याददाश्त पर सवाल उठाता। तुम बहुत भूलने लगे हो, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, शायद तुम तनाव में हो। धीरे धीरे आरव खुद पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वास्तव में गलती उसी की है। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। अब वो हर निर्णय से पहले विक्रम की मंजूरी चाहता था। लेकिन आरव को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके साथ एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। यह कौन सी तकनीक थी? गैस लाइटिंग। यह ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति आपको आपकी ही याददाश्त, सोच और वास्तविकता पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। हम अपने अनुभवों पर भरोसा करके निर्णय लेते हैं। जब कोई बार बार कहे कि आपकी समझ गलत है तो आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी सोच छोड़कर दूसरे की सोच पर निर्भर होने लगता है। यही मैनिपुलेटर का लक्ष्य होता है। बचाव कैसे करें? महत्वपूर्ण बातों का रिकॉर्ड रखें। लिखित संचार का उपयोग करें। भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। हर आरोप को सच न मानें। तथ्यों को भावनाओं से अलग करें।
सीख। जब कोई आपको आपकी ही वास्तविकता पर शक करवाने लगे तो सावधान हो जाइए। चैप्टर 3, इमोशनल मैनिपुलेशन का जाल। अगले कुछ महीनों में आरव की जिंदगी सामान्य होने लगी थी। वो सोच रहा था कि अब शायद उसे लोगों को समझना आ गया है, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। एक शाम उसे उसके पुराने दोस्त करण का फोन आया। यार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आवाज में घबराहट थी। आरव तुरंत मिलने पहुंच गया। करण परेशान दिख रहा था। उसने बताया कि उसे पैसों की जरूरत है। आरव ने बिना ज्यादा सवाल किए उसकी मदद कर दी। कुछ दिन बाद करण फिर आया। फिर पैसों की जरूरत, फिर मदद, फिर जरूरत, फिर मदद। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक दिन आरव ने विनम्रता से कहा, करण, इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। करण का चेहरा बदल गया। वाह, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मना कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो। आरव चुप हो गया। उसे अपराध बोध होने लगा। आखिर उसने फिर पैसे दे दिए, लेकिन इस बार उसके मन में सवाल पैदा हुआ। क्या सचमुच वो गलत था, या कोई उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा था? जो आगे हुआ उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। ये कौन सी तकनीक थी? इमोशनल मैनिपुलेशन। इसमें व्यक्ति आपकी भावनाओं का उपयोग करके आपसे अपनी मनचाही चीज हासिल करता है। अधिकांश अच्छे लोग दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते। मैनिपुलेटर इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो आपको दोषी महसूस कराता है, आपकी सहानुभूति को हथियार बनाता है और फिर आपकी भावनाओं के बदले आपसे फैसले करवाता है। बचाव कैसे करें? भावनाओं और तथ्यों को अलग रखें। ना कहना सीखें। हर मदद जरूरी नहीं होती। किसी के दुख को अपनी जिम्मेदारी मत बनाइए। निर्णय लेते समय खुद से पूछिए, क्या मैं दबाव में हूं? सीख। सहानुभूति अच्छी बात है, लेकिन जब सहानुभूति आपकी स्वतंत्रता छीनने लगे तो वो कमजोरी बन जाती है। चैप्टर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट की सजा। कुछ समय बाद आरव की मुलाकात निशा से हुई। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो गई। सुबह की शुरुआत एक दूसरे के मैसेज से होती और रात की आखिरी बातचीत भी उन्हीं के बीच होती। वे अपने सपनों, डर, खुशियों और परेशानियों तक को एक दूसरे से साझा करते थे। आरव को लगता था कि आखिरकार उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो उसे समझता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों की राय अलग हो गई। ये कोई बड़ी बहस नहीं थी, बस एक सामान्य असहमति थी। आरव ने सोचा कि हर रिश्ते में ऐसा होता है और अगले दिन सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन अगले दिन निशा का कोई संदेश नहीं आया। आरव ने खुद पहल की और गुड मॉर्निंग भेजा। कोई जवाब नहीं। कुछ घंटे बाद उसने फिर मैसेज किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। पूरा सप्ताह गुजर गया। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई प्रतिक्रिया। शुरुआत में आरव को गुस्सा आया, फिर चिंता होने लगी। उसके बाद बेचैनी शुरू हो गई। वो बार बार अपनी पुरानी बातचीत पढ़ने लगा, हर शब्द को याद करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने कई बार माफी मांगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो किस बात की माफी मांग रहा है। आखिर एक सप्ताह बाद निशा का जवाब आया, सिर्फ एक लाइन, अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई होगी। आरव स्क्रीन को देखता रह गया। उसे अब भी समझ नहीं आया था कि उसकी गलती क्या थी, लेकिन उसने महसूस किया कि पिछले 7 दिनों में वो मानसिक रूप से टूट चुका था। वो लगातार खुद को दोषी मानने लगा था। लेकिन आरव को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके साथ एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। यह कौन सी तकनीक थी? इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर बातचीत बंद कर देता है, आपको नजरअंदाज करता है और आपकी भावनाओं को अनिश्चितता में छोड़ देता है ताकि आप बेचैन होकर उसकी शर्तों के अनुसार व्यवहार करने लगे। मानव मस्तिष्क सामाजिक जुड़ाव के लिए बना है। जब कोई व्यक्ति हमें पूरी तरह नजरअंदाज करता है तो हमारा दिमाग इसे अस्वीकृति के रूप में लेता है। शोध बताते हैं कि सामाजिक उपेक्षा का दर्द कई बार शारीरिक दर्द जैसा महसूस हो सकता है। मैनिपुलेटर यही जानता है। वो समझता है कि शब्दों से लड़ने की बजाय चुप रहना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। जब आप जवाब पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तब शक्ति का संतुलन उसके पक्ष में चला जाता है। बचाव कैसे करें? हर चुप्पी के पीछे खुद को दोषी न माने।
बार बार माफी मांगकर खुद को कमजोर न करें। स्वस्थ रिश्तों में संवाद होता है, सजा नहीं। अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखें। जो व्यक्ति बातचीत से समस्या हल नहीं करना चाहता, उससे सावधान रहें। सीख, चुप्पी हमेशा शांति का संकेत नहीं होती। कई बार यह नियंत्रण का सबसे खतरनाक हथियार होती है। जो व्यक्ति संवाद की जगह चुप्पी को हथियार बनाता है, वो रिश्ते को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहा होता है। चैप्टर 5, गिल्ट ट्रिपिंग का बोझ। एक रविवार की सुबह आरव कई महीनों बाद अपनी मां से मिलने गांव पहुंचा। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांत गलियां उसे हमेशा सुकून देती थीं। मां के साथ समय बिताने के बाद वो घर के आंगन में बैठा हुआ था कि तभी एक दूर के रिश्तेदार वहां आ गए। उनका स्वभाव थोड़ा अलग था। वे अक्सर लोगों की भावनाओं का सहारा लेकर अपनी बातें मनवा लेते थे। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने आरव की ओर देखते हुए कहा, तुम शहर जाकर बदल गए हो बेटा। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रिश्तेदार यहीं नहीं रुके। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हें परिवार की परवाह नहीं रही। हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था। जब तुम्हें जरूरत थी तब पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा था, लेकिन अब जब हमें तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। उनकी आवाज में शिकायत थी, और शिकायत के साथ एक ऐसा भाव था जो सीधे दिल पर असर करता था। आरव चुप हो गया। वो जानता था कि वो अपने परिवार की परवाह करता है। वो जानता था कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करता है। फिर भी उसे भीतर से अपराध बोध महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सचमुच वो स्वार्थी हो गया है। शायद वो परिवार के लिए पर्याप्त नहीं कर रहा। शायद उससे गलती हो रही है। कुछ देर बाद रिश्तेदार ने अपनी असली बात सामने रखी। उन्हें एक बड़ा काम करवाना था, एक ऐसा काम जिसे करने की आरव की कोई योजना नहीं थी। लेकिन अब उसके मन में अपराध बोध का बोझ बैठ चुका था, और उसी बोझ के कारण उसने अपनी योजनाएं छोड़ दी। उसने वही किया जो सामने वाला चाहता था। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा, तब उसने पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसे एहसास हुआ, उसने वो फैसला अपनी इच्छा से नहीं लिया था। उसने वो फैसला दबाव में लिया था, अपराध बोध के दबाव में। और यहीं उसे पहली बार समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ था। ये कौन सी तकनीक थी? इसे गिल्ट ट्रिपिंग कहा जाता है। यह डार्क साइकोलॉजी की एक बेहद आम लेकिन प्रभावशाली तकनीक है। इसमें कोई व्यक्ति आपको दोषी महसूस करवाता है ताकि आप उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करें। वो सीधे आदेश नहीं देता, वो आपको मजबूर भी नहीं करता, बल्कि वो आपके मन में अपराध बोध पैदा करता है, और फिर आप खुद उसकी बात मान लेते हैं। हम सभी अपने बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें दयालु, जिम्मेदार और अच्छा इंसान समझें। जब कोई हमें स्वार्थी, कृतघ्न या बुरा साबित करने की कोशिश करता है, तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम उस असहज भावना से बचना चाहते हैं, और उसी क्षण हम ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जो वास्तव में हमारी इच्छा नहीं होते। मैनिपुलेटर इसी मनोविज्ञान को समझता है। वो जानता है कि यदि वो आपको दोषी महसूस करा दे तो आपको नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। इससे बचाव कैसे करें? जब भी कोई आपको अपराध बोध महसूस कराने की कोशिश करे, तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैंने सचमुच कुछ गलत किया है, या मुझे केवल दोषी महसूस कराया जा रहा है? हर आरोप को सच मत मानिए, तथ्यों को देखिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, याद रखिए कि ना कहना कोई अपराध नहीं है। सीख, अपराध बोध और जिम्मेदारी एक जैसी चीजें नहीं है। जिम्मेदारी आपको मजबूत बनाती है, लेकिन झूठा अपराध बोध आपको कमजोर बना देता है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान कीजिए, लेकिन उनके भावनात्मक दबाव के नीचे अपनी स्वतंत्रता मत खोइए, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय आपको दोषी महसूस कराकर अपनी बातें मनवाता है, वो आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा होता, वो आपको नियंत्रित कर रहा होता है। और आरव की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी डार्क साइकोलॉजी के और भी खतरनाक खेलों का सामना करना था, जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। चैप्टर 6, फियर मैनिपुलेशन का अंधेरा। कुछ महीनों बाद आरव की कंपनी में एक नया मैनेजर आया। उसका नाम था समर। पहली नजर में वो बेहद अनुशासित और सख्त इंसान लगता था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आवाज में अधिकार था, और उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर भाव रहता था। शुरुआत में पूरी टीम को लगा कि शायद वो कंपनी को बेहतर बनाने आया है,
लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को महसूस होने लगा कि समर का नेतृत्व प्रेरणा पर नहीं, डर पर आधारित था। हर मीटिंग में उसकी बातें लगभग एक जैसी होती थी। अगर यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो नौकरी जा सकती है। अगर किसी ने गलती की तो उसका करियर खत्म हो सकता है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो नुकसान तुम्हारा होगा। धीरे धीरे पूरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग नए विचारों पर चर्चा करते थे, अब वहां खामोशी रहने लगी। जहां पहले कर्मचारी आत्मविश्वास से सुझाव देते थे, अब वे बोलने से डरने लगे। हर व्यक्ति अपने काम से ज्यादा अपनी नौकरी बचाने की चिंता करने लगा। आरव ये सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि टीम अब काम नहीं कर रही थी। वे केवल प्रतिक्रिया दे रहे थे, डर के कारण। समर ने किसी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने किसी को नौकरी से नहीं निकाला था, लेकिन उसने लोगों के मन में एक ऐसा भय पैदा कर दिया था जिसने उनकी सोचने की क्षमता को कमजोर कर दिया था। एक दिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। आरव के पास एक बेहतरीन सुझाव था। उसे पूरा विश्वास था कि इससे कंपनी का समय और पैसा दोनों बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था, उसके मन में समर की आवाज गूंज उठी। अगर गलती हुई तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। आरव चुप हो गया और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि डर ने उसकी आवाज छीन ली है। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या सचमुच खतरा इतना बड़ा था या केवल उसका डर बड़ा हो गया था? जो आगे हुआ उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। यह कौन सी तकनीक थी? इसे फियर मैनिपुलेशन कहा जाता है, यानी डर पैदा करके लोगों के व्यवहार, निर्णयों और सोच को नियंत्रित करना। यह तकनीक दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक रणनीतियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि जब इंसान डरता है तो वो स्वतंत्र रूप से सोचना बंद कर देता है। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जो खतरे को पहचानता है। जब हमें डर महसूस होता है तो शरीर तुरंत सुरक्षा मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है और तर्कसंगत सोचने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में इंसान सबसे सुरक्षित विकल्प चुनना चाहता है और अक्सर वो उसी व्यक्ति की बात मान लेता है जो डर पैदा कर रहा होता है। मैनिपुलेटर इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो वास्तविक खतरे से ज्यादा उसका भ्रम पैदा करता है ताकि लोग सवाल पूछना बंद कर दें और आदेश मानना शुरू कर दें। इससे बचाव कैसे करें? जब भी कोई आपको डर के आधार पर निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, तो सबसे पहले रुकिए। खुद से पूछिए, क्या यह खतरा वास्तविक है या केवल मुझे डराया जा रहा है? तथ्यों की जांच कीजिए। भावनाओं और वास्तविकता को अलग कीजिए। डर के समय बड़े फैसले मत लीजिए। सबसे बुरे संभावित परिणाम को लिखिए, फिर सोचिए, क्या मैं उससे निपट सकता हूं? अधिकतर मामलों में जवाब हां होगा और यही एहसास डर की शक्ति को कमजोर कर देता है। सीख: डर हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वो हमें खतरे से बचाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर डर पैदा करके आपको नियंत्रित करने लगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उसका उद्देश्य आपकी सुरक्षा नहीं, आपकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण हो सकता है। चैप्टर 6: सोशल प्रूफ कंप्रोम। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक नई निवेश योजना की चर्चा शुरू हुई। शुरुआत में आरव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह भी उन सामान्य योजनाओं की तरह होगी जिनकी बातें कुछ दिन चलती हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऑफिस की कैंटीन में लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। मीटिंग रूम में उसी की चर्चा हो रही थी। लंच ब्रेक में सभी उसी योजना की तारीफ कर रहे थे। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी वही पोस्ट, वही स्क्रीनशॉट और वही सफलता की कहानियां दिखाई दे रही थीं। हर तरफ एक ही संदेश था, मैंने निवेश कर दिया है, मुझे पहले ही अच्छा रिटर्न मिलने लगा है, सब लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, जो अभी नहीं जुड़ा वो पीछे रह जाएगा। धीरे धीरे आरव ने नोटिस किया कि उसके कई सहकर्मी भी इस योजना में पैसा लगा चुके थे। कुछ लोग तो इतनी उत्सुकता से इसके बारे में बात कर रहे थे जैसे उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खोज लिया हो। आरव को इस योजना की पूरी जानकारी नहीं थी। उसने न कंपनी के बारे में शोध किया था, न जोखिमों को समझा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा दबाव पैदा होने लगा। वो सोचने लगा, अगर इतने सारे लोग इसमें निवेश कर रहे हैं तो शायद ये सही ही होगा। क्या मैं किसी बड़े अवसर को खो रहा हूं? क्या मैं पीछे रह जाऊंगा?
धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा चिंता में बदलने लगी और चिंता जल्द ही निर्णय में बदल गई। कुछ दिनों बाद उसने भी निवेश कर दिया, बिना पर्याप्त जानकारी के, बिना गहराई से जांच किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे थे। शुरुआत में उसे अच्छा न महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने भीड़ के साथ सही कदम उठाया है। लेकिन 3 महीने बाद सब कुछ बदल गया। एक सुबह खबर आई कि वो निवेश कंपनी अचानक गायब हो गई है। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। फोन बंद थे, वेबसाइट बंद थी, कंपनी का कोई पता नहीं था। और कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि हजारों लोगों की तरह आरव का पैसा भी डूब चुका था। उस रात वो अपने कमरे में बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसे सबसे ज्यादा दुख पैसों का नेक्सप्लेंस था। दुख इस बात का था कि उसने फैसला अपनी समझ के आधार पर नहीं लिया था। उसने फैसला भीड़ को देखकर लिया था। लेकिन आरव को अभी तक यह नहीं पता था कि उसके साथ एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा था। यह कौन सी तकनीक थी? इसे सोशल प्रूफ कहा जाता है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी काम को केवल इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसे कर रहे होते हैं। हम मान लेते हैं कि यदि अधिकांश लोग किसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं तो वो सही ही होगी। मनुष्य हमेशा से समूह में रहने वाला प्राणी रहा है। प्राचीन समय में समूह का अनुसरण करना जीवित रहने के लिए जरूरी था। अगर पूरा समूह किसी दिशा में जा रहा है तो हमारा मस्तिष्क मानता है कि वही सुरक्षित रास्ता होगा। यही प्रवृत्ति आज भी हमारे भीतर मौजूद है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी उत्पाद को खरीद रहे हैं, किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं या किसी विचार का समर्थन कर रहे हैं, तो हम भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। मैनिपुलेटर इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह नकली लोकप्रियता बनाता है, नकली रिव्यू तैयार करता है, नकली फॉलोअर्स खरीदता है और ऐसा माहौल बनाता है कि लगे सब लोग यही कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। इससे बचाव कैसे करें? जब भी आप किसी निर्णय के सामने हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह फैसला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह सही है या इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं? भीड़ के बजाय तथ्यों को देखिए, स्वतंत्र शोध कीजिए। लोकप्रियता को सत्य का प्रमाण मत मानिए और हमेशा याद रखिए, अगर पूरी दुनिया किसी बात पर विश्वास कर रही हो तो भी वो बात गलत हो सकती है। सीख: हर लोकप्रिय चीज सही नहीं होती, हर ट्रेंड फायदेमंद नहीं होता, हर भीड़ बुद्धिमान नहीं होती। कई बार भीड़ रास्ता दिखाती है, लेकिन कई बार वही भीड़ लोगों को खाई की ओर भी ले जाती है। चैप्टर 8: रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल का अदृश्य कर्ज। एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया। उसका नाम था विशाल। पहली नजर में वो बाकी लोगों से अलग लगता था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगर किसी की फाइल अटक जाए तो विशाल मदद कर देता। अगर किसी को कॉफी चाहिए हो तो वो खुद जाकर ले आता। अगर किसी पर काम का दबाव हो तो वो बिना कहे हाथ बटा देता। कुछ ही दिनों में ऑफिस के अधिकांश लोग उसे पसंद करने लगे। आरव भी उनमें से एक था। उसे लगता था कि विशाल वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। समय बीतता गया। विशाल और आरव की दोस्ती बढ़ने लगी। कभी वो आरव के लिए चाय ले आता, कभी मीटिंग की तैयारी में मदद कर देता, कभी उसके छोटे मोटे काम आसान कर देता। हर बार आरव उसे धन्यवाद देता और हर बार विशाल मुस्कुरा कर कहता, अरे यार, दोस्ती में इतना तो चलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद एक दिन विशाल आरव के पास आया। उसने कहा, यार, एक छोटा सा काम था। काम सचमुच छोटा था। आरव ने तुरंत हाँ कर दी। कुछ दिन बाद वो फिर आया। इस बार भी एक छोटा काम, फिर तीसरा, फिर चौथा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब विशाल अपने कई जिम्मेदार काम भी आरव से करवाने लगा था। कभी रिपोर्ट बनवाता, कभी प्रेजेंटेशन तैयार करवाता, कभी अपने हिस्से का अतिरिक्त काम भी उसके ऊपर छोड़ देता। आरव का काम बढ़ने लगा, तनाव बढ़ने लगा, थकान बढ़ने लगी। लेकिन हर बार जब वो मना करने के बारे में सोचता तो उसके मन में एक ही विचार आता, उसने मेरी इतनी मदद की है, मैं उसे मना कैसे कर सकता हूं? उसने मेरे लिए इतना किया है, अब मेरी बारी है। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि वो किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा है। एक ऐसा बोझ
जो किसी ने उस पर जबरदस्ती नहीं डाला था, लेकिन फिर भी वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसे अचानक एहसास हुआ, वो विशाल की मदद नहीं कर रहा था, वो एक मानसिक कर्ज चुका रहा था। एक ऐसा कर्ज जो शायद वास्तव में था ही नहीं। और उसी क्षण उसे समझ आया कि वो एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक जाल में फंस चुका है। ये कौन सी तकनीक थी? इसे रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। ये मानव व्यवहार का एक शक्तिशाली नियम है। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो हम स्वाभाविक रूप से बदले में कुछ करने की इच्छा महसूस करते हैं। हम एहसान का जवाब एहसान से देना चाहते हैं, और यही भावना समाज को सहयोग और विश्वास के साथ चलाने में मदद करती है। लेकिन जब इसी नियम का उपयोग किसी को नियंत्रित करने के लिए किया जाए तो ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाता है। मनुष्य के भीतर न्याय और संतुलन की गहरी भावना होती है। जब कोई हमें कुछ देता है तो हमारा मन हमें याद दिलाता है कि हमें उसका बदला चुकाना चाहिए। ये भावना इतनी मजबूत होती है कि कई बार हम अपनी सुविधा, समय और हितों की अनदेखी कर देते हैं। मैनिपुलेटर इसी नियम को समझता है। वो जानबूझकर छोटे छोटे उपकार करता है। वो आपको एहसानमंद महसूस कराता है और फिर सही समय आने पर उस एहसान का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। धीरे धीरे आप ये मानने लगते हैं कि आपको उसकी हर बात माननी चाहिए, और यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। इससे बचाव कैसे करें? जब कोई आपकी मदद करे तो उसकी सराहना कीजिए, लेकिन हर मदद को कर्ज मत समझिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं अपराध बोध महसूस कर रहा हूं? सहायता और नियंत्रण के बीच अंतर पहचानिए। यदि कोई अनुरोध अनुचित है तो विनम्रता से मना कर दीजिए। और याद रखिए, सच्चे रिश्तों में मदद स्वतंत्र होती है, वो बाध्यता नहीं बनती। सीख: सच्ची मदद आपको मजबूत बनाती है, वो आपको स्वतंत्र महसूस कराती है, लेकिन झूठी मदद धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से निर्भर बना देती है। जो व्यक्ति केवल इसलिए मदद करता है ताकि बाद में आपसे फायदा उठा सके, वो आपकी सहायता नहीं कर रहा होता, वो निवेश कर रहा होता है, और फिर उस निवेश पर लाभ चाहता है। चैप्टर 9: स्कैरसिटी इफेक्ट की जल्दबाजी। एक शनिवार की दोपहर आरव शहर के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में पहुंचा। काफी समय से वो नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहा था। उसका पुराना लैपटॉप ठीक काम कर रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा धीमा हो चुका था। इसलिए आरव ने तय किया कि वो अलग अलग मॉडल देखेगा, तुलना करेगा और फिर सोच समझकर फैसला लेगा। वो एक डिस्प्ले काउंटर के सामने खड़ा था कि तभी एक विक्रेता मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने तुरंत एक लैपटॉप की ओर इशारा किया और कहा, सर, ये मॉडल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आरव ने लैपटॉप देखा, उसे पसंद आया, लेकिन वो अभी भी विकल्पों की तुलना करना चाहता था। तभी विक्रेता थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, सर, एक बात बताऊं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विक्रेता ने आगे कहा, और स्टॉक में केवल 2 पीस बचे हैं। अगर अभी नहीं लिया तो शायद बाद में पछताना पड़े। यह सुनते ही आरव के मन में एक हलचल पैदा हुई। कुछ मिनट पहले तक वो आराम से सोच रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि समय उसके हाथ से निकल रहा है। उसका ध्यान लैपटॉप की गुणवत्ता से हटकर उसे खो देने के डर पर केंद्रित हो गया। उसके मन में बार बार एक ही विचार आने लगा, अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो, अगर बाद में यह उपलब्ध न रहा तो, अगर यह सचमुच सबसे अच्छा मौका हुआ तो। कुछ ही मिनटों में उसने खरीदारी कर ली। स्टोर से बाहर निकलते समय उसे संतोष महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसने एक बेहतरीन अवसर का फायदा उठा लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जिज्ञासावश उसने इंटरनेट पर उसी लैपटॉप की कीमत देखी, और जो उसने देखा उसने उसे हैरान कर दिया। वही ऑफर कई महीनों से चल रहा था। वही लैपटॉप दूसरे स्टोर्स पर और भी कम कीमत में उपलब्ध था। और सबसे दिलचस्प बात, वो सिर्फ 2 पीस बचे हैं वाला संदेश भी कई वेबसाइटों पर दिखाई दे रहा था। तब आरव को एहसास हुआ, उसने लैपटॉप अपनी जरूरत के कारण नहीं खरीदा था, उसने उसे अपनी जल्दबाजी के कारण खरीदा था। और उसकी जल्दबाजी को किसी ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। जो आगे हुआ उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। ये कौन सी तकनीक थी? इसे स्कैरसिटी इफेक्ट कहा जाता है। जब किसी चीज को दुर्लभ, सीमित या जल्दी खत्म होने वाला बताया जाता है तो उसका आकर्षण अचानक बढ़ जाता है।
हमें लगने लगता है कि वो चीज अधिक मूल्यवान है और हम उसे खोने के डर से जल्दी निर्णय ले लेते हैं। मानव मस्तिष्क एक विशेष प्रकार के डर से बहुत प्रभावित होता है। इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं मैं किसी महत्वपूर्ण अवसर से वंचित न रह जाऊं। जब हमें बताया जाता है कि कोई अवसर सीमित है, तो हमारा दिमाग उसकी वास्तविक उपयोगिता से ज्यादा उसके गायब हो जाने की संभावना पर ध्यान देने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि यदि हमने अभी निर्णय नहीं लिया तो हम कुछ खो देंगे, और यही डर हमें जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। मैनिपुलेटर इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाता है। वो कहता है सिर्फ आज के लिए, सीमित स्टॉक, आखिरी मौका, ऑफर जल्द खत्म होने वाला है। और देखते ही देखते लोग सोचने के बजाय प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इससे बचाव कैसे करें? जब भी कोई आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाले तो रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है? अगर यह ऑफर कल न मिले तो क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? खरीदारी करने से पहले तुलना कीजिए, अन्य विकल्पों को देखिए, ऑनलाइन जानकारी जांचिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को सोचने का समय दीजिए, क्योंकि सही अवसर आपका इंतजार कर सकता है, लेकिन गलत निर्णय के परिणाम लंबे समय तक साथ रहते हैं। सीख: हर आखिरी मौका वास्तव में आखिरी नहीं होता, हर सीमित ऑफर वास्तव में सीमित नहीं होता, और हर कमी वास्तविक नहीं होती। कई बार कमी केवल एक भ्रम होती है, एक ऐसा भ्रम जो लोगों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। चैप्टर 10: मिररिंग का नकाब। कुछ समय बाद आरव को एक बड़े बिजनेस सेमिनार में भाग लेने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम शहर के एक शानदार होटल में आयोजित किया गया था। देश भर से युवा उद्यमी, निवेशक और व्यवसायी वहां आए हुए थे। हॉल लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ नए विचारों और नए अवसरों की बातें हो रही थीं। इसी भीड़ के बीच आरव की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उसका नाम था कबीर। पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, आरव को लगा कि उसमें कुछ खास है। दोनों कॉफी लेकर एक कोने में बैठ गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले फिल्मों की बात हुई। कबीर मुस्कुराया और बोला, मुझे भी वही फिल्में पसंद है जो तुम्हें पसंद है। आरव थोड़ा हैरान हुआ। फिर किताबों की बात शुरू हुई। कबीर ने वही लेखक बताए जिन्हें आरव वर्षों से पढ़ता आ रहा था। कुछ देर बाद चर्चा शौकों पर पहुंची और वहां भी दोनों की पसंद एक जैसी निकली। जितनी देर बातचीत चलती गई, उतना ही आरव को महसूस होने लगा कि जैसे वो अपने ही किसी दूसरे रूप से बात कर रहा हो। लेकिन केवल विचार ही नहीं, कबीर की बॉडी लैंग्वेज भी अजीब तरह से मिलती जुलती थी। जब आरव आगे झुककर बात करता तो कबीर भी वैसा ही करता। जब आरव मुस्कुराता तो कबीर भी उसी अंदाज में मुस्कुराता। जब आरव हाथों से इशारे करता तो कुछ ही क्षण बाद कबीर भी वैसे ही हरकतें करने लगता। आरव को यह सब स्वाभाविक लगा। उसे लगा कि आखिरकार उसे कोई ऐसा इंसान मिला है जो उसे पूरी तरह समझता है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। फोन पर बातें होने लगी, नए बिजनेस आइडियाज पर चर्चा होने लगी, और कुछ ही महीनों में दोनों ने साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करने का फैसला कर लिया। शुरुआत में सब कुछ शानदार लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी। कई बार कबीर की राय अचानक बदल जाती। कई बार वो उन चीजों में रुचि दिखाता जिनमें पहले उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और कई बार उसकी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। आरव ने ध्यान देना शुरू किया, और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, कबीर वास्तव में वैसा नहीं था जैसा दिखता था। वो केवल वही दिखा रहा था जो आरव देखना चाहता था। वो आरव की पसंद को अपनी पसंद बना रहा था, उसकी भाषा को अपना रहा था, उसके व्यवहार की नकल कर रहा था, ताकि विश्वास जल्दी हासिल किया जा सके। और तब आरव को समझ आया कि वो एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तकनीक का शिकार हुआ था। ये कौन सी तकनीक थी? इसे मिररिंग कहा जाता है। मिररिंग का अर्थ है सामने वाले व्यक्ति की भाषा, भावनाओं, आदतों, रुचियों और व्यवहार की नकल करना, ताकि उसे लगे कि आप दोनों एक जैसे हैं। यह तकनीक अक्सर इतनी सूक्ष्म होती है कि अधिकांश लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। मानव मस्तिष्क समानता को पसंद करता है। हम उन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हमारी तरह बोलते हैं, और जिनकी पसंद हमारी पसंद से मिलती है। समानता हमारे भीतर सुरक्षा और अपनापन पैदा करती है। यही कारण है कि हम ऐसे लोगों के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं। मैनिपुलेटर इस मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि विश्वास कमाने का सबसे तेज तरीका है
सामने वाले जैसा दिखना। इसलिए वो आपकी रुचियों को अपनाता है, आपकी बातों से सहमत होता है, आपकी भावनाओं को दोहराता है और धीरे धीरे आपको ये महसूस कराने लगता है कि आप दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। इससे बचाव कैसे करें? किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए भरोसा मत कीजिए क्योंकि उसकी पसंद आपकी पसंद जैसी है। समय के साथ उसके व्यवहार को परखिए। ये देखिए कि क्या उसकी बातें और उसके कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं। जल्दबाजी में साझेदारी या बड़े फैसले मत लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास समानता से नहीं, निरंतरता से पैदा होता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक अपने व्यवहार में ईमानदार और स्थिर रहता है, वही वास्तव में भरोसे के योग्य होता है। सीख, हर वो व्यक्ति जो आपके जैसा दिखे, जरूरी नहीं कि वो आपके पक्ष में हो। हर समानता वास्तविक नहीं होती और हर अपनापन सच्चा नहीं होता। कुछ लोग विश्वास जीतने के लिए समानता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन समय हमेशा सच को सामने ले आता है। चैप्टर 11, ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस का प्रभाव। अब तक आरव बहुत कुछ सीख चुका था। वो समझ चुका था कि लोग हमेशा झूठ बोलकर ही धोखा नहीं देते। कई बार वे प्यार का इस्तेमाल करते हैं, कई बार डर का और कई बार विश्वास का। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति आने वाली थी जो सदियों से इंसानों को प्रभावित करती आई है। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने शिक्षित लोग भी कई बार बिना सवाल किए झुक जाते हैं। उस दिन कंपनी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कर्मचारियों के लिए एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया था। सुबह से ही पूरे ऑफिस में उत्साह का माहौल था। कई लोगों ने उस स्पीकर के वीडियो पहले से देख रखे थे। कुछ लोग तो उनके प्रशंसक भी थे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो विशाल हॉल लोगों से भर चुका था। स्टेज पर चमकदार रोशनी थी, बड़ी स्क्रीन पर प्रेरणादायक तस्वीरें दिखाई जा रही थी और फिर स्पीकर मंच पर आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी वेशभूषा बेहद आकर्षक थी। महंगा सूट, चमकते जूते और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो तुरंत लोगों का ध्यान खींच ले। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आवाज प्रभावशाली थी, शब्दों में ऊर्जा थी और हर वाक्य ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा रहस्य बताया जा रहा हो। कुछ ही मिनटों में लोग उसकी हर बात पर तालियां बजाने लगे। आरव भी ध्यान से सुन रहा था। स्पीकर ने अपनी सफलता की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, कैसे उसकी रणनीतियों ने लोगों को अमीर बना दिया, कैसे उसके कार्यक्रमों ने लोगों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर उसने अपने विशेष बिजनेस प्रोग्राम के बारे में बात शुरू की। उसने कहा, मैंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई रणनीति अपनाइए। जो लोग संदेह करते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। यह सुनकर हॉल में बैठे कई लोग उत्साहित हो गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल निकाले, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन लिंक खोजने लगे, कुछ ही मिनटों में महंगे कोर्स खरीदे जाने लगे। हर तरफ एक ही माहौल था, उत्साह, विश्वास और जल्दी फैसला लेने की होड़। आरव भी लगभग तैयार हो चुका था। उसके मन में भी विचार आया कि शायद यह मौका खोना नहीं चाहिए, लेकिन तभी उसे अपनी पिछली गलतियां याद आ गईं। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस विचार पर विश्वास कर रहा हूं या मैं केवल इस व्यक्ति की छवि से प्रभावित हो रहा हूं? यही सवाल सब कुछ बदलने वाला था। उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने कुछ दिनों तक शोध किया, वीडियो देखे, रिव्यू पढ़े, लोगों के अनुभव जाने और तब उसे पता चला कि उस कार्यक्रम के कई दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे। कुछ सफल कहानियां अधूरी थी, कुछ आंकड़े संदिग्ध थे और कई वादों के पीछे ठोस प्रमाण मौजूद नहीं थे। तब उसे एहसास हुआ, अगर उसने केवल उस व्यक्ति के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर फैसला लिया होता तो शायद वो भी बाकी लोगों की तरह प्रभावित हो जाता। जो आगे हुआ, उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। ये कौन सी तकनीक थी? इसे ऑथोरिटी इन्फ्लुएंस कहा जाता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी व्यक्ति की पदवी, प्रतिष्ठा, अनुभव, वेशभूषा या अधिकार के कारण उसकी बातों को सच मान लेते हैं, भले ही हमने उनके दावों की पूरी तरह जांच न की हो। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि शिक्षकों की बात मानो, विशेषज्ञों की बात सुनो, नेताओं और अधिकारियों का सम्मान करो। ये आदत समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है।
लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग अधिकार और सत्य को एक ही चीज मान लेता है। हम सोचने लगते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है तो वह सही ही होगा। यदि उसके पास बड़ी पदवी है तो उसकी बात पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। मैनिपुलेटर इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाता है। वह अपने चारों ओर विशेषज्ञता का माहौल बनाता है, महंगे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिखाता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी करता है और फिर लोग उसके दावों की जांच करना छोड़ देते हैं क्योंकि वे व्यक्ति से प्रभावित हो चुके होते हैं। इससे बचाव कैसे करें? जब भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको कोई बड़ा दावा करे तो रुकिए, सवाल पूछिए, प्रमाण खोजिए। व्यक्ति नहीं, तथ्यों को देखिए। याद रखिए, विशेषज्ञ भी गलत हो सकते हैं, प्रसिद्ध लोग भी गलत निर्णय ले सकते हैं और लोकप्रियता कभी भी सत्य की गारंटी नहीं होती। किसी भी बड़े निर्णय से पहले स्वयं शोध कीजिए और केवल इसलिए किसी बात पर विश्वास मत कीजिए क्योंकि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कही है। सीख: सम्मान और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। सम्मान आपको सीखने में मदद करता है, लेकिन चैप्टर 12 आइसोलेशन टैक्टिक्स का खतरनाक जाल। आरव को अब लगने लगा था कि उसने डार्क साइकोलॉजी के अधिकांश खेल समझ लिए हैं, लेकिन सबसे खतरनाक खेल अभी बाकी था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका नाम था रोहन। शुरुआत में रोहन बहुत अच्छा दोस्त लगा। वो हर समय आरव के साथ रहता, उसकी हर बात में रुचि दिखाता, उसकी हर समस्या सुनता। धीरे धीरे उसने कुछ बातें कहना शुरू किया। तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझते नहीं है, तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं है, असल में केवल मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूं। शुरुआत में आरव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय के साथ रोहन बार बार यही बातें दोहराता रहा। धीरे धीरे आरव अपने दोस्तों से कम मिलने लगा, परिवार से बातचीत कम होने लगी, उसकी दुनिया छोटी होती गई। अब उसके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव रोहन का था और यही रोहन चाहता था। एक दिन आरव की मुलाकात अचानक अपने पुराने मित्र विवेक से हुई। विवेक ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम सबसे दूर हो गए हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे सारे फैसले अब कोई और प्रभावित कर रहा है? यह सुनकर आरव चौंक गया। उसने पहली बार पीछे मुड़कर देखा और तब उसे सच्चाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे अपने सभी मजबूत संबंधों से अलग हो चुका था। उसे समझ आया कि रोहन ने कभी सीधे आदेश नहीं दिए, उसने केवल आरव को उसके समर्थन तंत्र से दूर कर दिया था। लेकिन आरव को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके साथ एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है और अब वो खेल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। ये कौन सी तकनीक थी? आइसोलेशन टैक्टिक्स। जब किसी व्यक्ति को उसके दोस्तों, परिवार और समर्थन देने वाले लोगों से धीरे धीरे अलग किया जाता है ताकि मैनिपुलेटर का प्रभाव बढ़ सके। जब हमारे पास विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं तो हमें धोखा देना कठिन होता है। दोस्त और परिवार कई बार वे बातें देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते। इसलिए मैनिपुलेटर सबसे पहले उन लोगों को कमजोर करता है जो आपको सच दिखा सकते हैं। एक बार जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है तो नियंत्रण आसान हो जाता है। बचाव कैसे करें? अपने पुराने संबंध बनाए रखें। किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया न बनने दें। परिवार और मित्रों की राय सुने। अलग अलग दृष्टिकोणों को महत्व दें। यदि कोई आपको सबसे दूर करने की कोशिश कर रहा है तो सावधान हो जाए। सीख: अकेलापन हमेशा संयोग नहीं होता, कई बार यह किसी की बनाई हुई रणनीति भी हो सकती है। द फाइनल चैप्टर, अंधेरे मनोविज्ञान से प्रकाश की ओर। उस रात आरव छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं उसके मन में घूम रही थीं। रिया का लव बॉम्बिंग, विक्रम की गैसलाइटिंग, करण का इमोशनल मैनिपुलेशन, निशा का साइलेंट ट्रीटमेंट, रिश्तेदारों का गिल्ट ट्रिपिंग, समर का फियर मैनिपुलेशन, भीड़ का सोशल प्रूफ, विशाल का रेसिप्रोसिटी ट्रैप, स्केर्सिटी का भ्रम, कबीर का मिररिंग, अथॉरिटी का प्रभाव और आइसोलेशन का जाल। अब उसे समझ आ चुका था कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये इंसानी मन की कमजोरियों का अध्ययन है और फिर उन्हीं कमजोरियों का उपयोग करके लोगों को प्रभावित करना है। लेकिन उसने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। हर व्यक्ति जो इन तकनीकों का उपयोग करता है वो जरूरी नहीं कि बुरा हो। कई लोग अनजाने में ऐसा करते हैं, कई लोग अपने डर के कारण ऐसा करते हैं और कुछ लोग सचमुच दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने का उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना नहीं है,
इसका उद्देश्य खुद को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं की समझ होती है उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है उसे अपराध बोध से नहीं चलाया जा सकता। जो व्यक्ति सवाल पूछता है उसे भ्रमित करना मुश्किल होता है। जो व्यक्ति स्वतंत्र सोचता है वो भीड़ के पीछे अंधाधुंध नहीं चलता। और जो व्यक्ति अपने प्रियजनों से जुड़ा रहता है उसे अकेला करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं था। दुनिया नहीं बदली थी, लोग नहीं बदले थे, लेकिन उसकी समझ बदल गई थी। और कई बार यही सबसे बड़ी शक्ति होती है, ज्ञान, जागरूकता और स्वयं पर नियंत्रण। क्योंकि सच्ची ताकत दूसरों के मन को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने मन को स्वतंत्र रखने में है। यदि कोई व्यक्ति आपको जरूरत से ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, यदि कोई आपको आपकी ही सोच पर संदेह करवाने लगे, यदि कोई आपको अपराध बोध, डर या अकेलेपन के माध्यम से नियंत्रित करना चाहे, तो रुकिए, सोचिए, सवाल पूछिए और याद रखिए, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके निर्णय आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उन्हें किसी और के हाथों में मत दीजिए, क्योंकि मन का सबसे बड़ा रक्षक हमेशा जागरूकता होती है और जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित करना लगभग असंभव होता है।